नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूनम पांडे और मेरे इस पॉडकास्ट चैनल फील फ्री दोस्तों एपिसोड 14 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आशीष और दीक्षा। ये एक कपल है। इनका जो पहले का बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है, आईटी है, बट अब वो घुस चुके हैं बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री में। इनका एक आउटलेट है केशव नगर पुणे में जिसका नाम है आईटी वाली पाव भाजी। इस पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे उनकी पर्सनल जर्नी को, उनकी पर्सनल चैलेंजेस को, एक्सपीरियंस को और साथ ही साथ उनकी प्रोफेशनल जर्नी को। बिजनेस उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे चल रहा है, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं एंड उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस को। सो प्लीज वेलकम आशीष एंड दीक्षा ऑन फील फ्री दोस्तों एपिसोड 14। कैसे हो आप आशीष एंड दीक्षा? मस्त मैम, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप भी? एकदम बढ़िया। ओके, तो आईटी वाली पाव भाजी, ये नाम सोचा कहाँ से आप लोगों ने? हम जॉब वर्किंग में थे आईटी प्रोफेशनल्स में, मेडिकल बिलिंग सेक्टर्स में। तो हमने जॉब स्विच करके हमने एक बिजनेस हमारा स्टार्ट करने का सोचा और वो जर्नी हमको मतलब शो करना था हमारे नाम के और ब्रांड के थ्रू। तो इसकी वजह से हमने वो आईटी का जॉब छोड़ के हमने बिजनेस स्टार्ट किया पाव भाजी का। तो वैसे हमारा नाम आईटी वाली पाव भाजी ऐसे मतलब पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारी जर्नी जो रिफ्लेक्ट होगी जॉब टू बिजनेस, तो वो उसके हिसाब से हमने फिर नाम सोचा कि आईटी वाली पाव होना चाहिए। ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था या? डिसीजन था। ठीक है, वो एक पॉज से थोड़ा सा डाउट। ठीक है, म्यूचुअली था। आप लोग मतलब इंडिविजुअली बताइए दैट आप लोग हो कहाँ से एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड बेसिकली। तो मेरा नाम है दीक्षा और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे से ही हूँ। मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ पुणे से ही हुआ है। तो आउट ऑफ पुणे मैंने जाके कभी एक्सप्लोर किया नहीं ज्यादा और उसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ी बेसिकली। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, बाय द टाइम जब पर्सन हो रहा था वो टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन किया था मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे मैंने जैसे जॉब स्टार्ट किया, आफ्टर अ व्हाइल ऑलमोस्ट 2-3 years लेटर आई मेट आशीष। तो फिर उसके हिसाब से जब हमने जॉब किया, साथ में काम किया है, एक प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड आई वाज अ सीनियर देयर और ये मेरे वहाँ पे मेरे अंडर काम करते थे। तो फिर हम वहाँ पे मिले। फिर आफ्टर सम टाइम हमारा अच्छा खासा मतलब बॉन्ड हो चुका था, फ्रेंडशिप, देन रिलेशनशिप, देन मैरिज। फिर हमने ऑलमोस्ट मैंने 8 साल के बाद फिर जॉब छोड़ के फिर मैंने अपना खुद का फुल टाइम स्टार्ट। वाओ। एंड आशीष अपने साइड की स्टोरी हमें बताइए, व्हाट इज इट? हेलो, मेरा नाम आशीष है। मैं पुणे से ही बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरा कोर एजुकेशन मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है और मैं इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स कर चुका हूँ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मतलब मैंने 2-3 कंपनी में ट्राई किया मैकेनिकल सेक्टर में, पर उतना कुछ जमा नहीं, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और उसके बाद में मैंने आईटी फील्ड में शिफ्ट किया 2019 को। तो आईटी फील्ड में शिफ्ट करने के बाद एक्चुअली मुझे मेन कंसर्न यही था कि वो सैटरडे संडे वाला जो रहता है उनका वीकेंड का ऑफ। तो मैंने एक्चुअली उसकी वजह से मैंने आईटी फील्ड चूज किया था, क्योंकि मैकेनिकल सेक्टर में वैसे होता नहीं है, क्योंकि उनको बस लोड शेडिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का इशू के लिए वो थर्सडे के लिए मतलब ये रखते हैं, वीक ऑफ रखते हैं। तो मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए थी वैसे, तो आईटी बैकग्राउंड के लिए मैंने चूज किया। मैंने बूमरैंग सॉफ्ट ऐसे करके कंपनी थी जो यहाँ पे वो ऑलरेडी वर्किंग थे। ये मेरे 3 साल एक्सपीरियंस है मतलब। अच्छा। और इन्होंने मतलब मुझे सब ट्रेन किया है और मैं इनसे 3 साल बड़ा हूँ मतलब साल में। अच्छा। हाँ, एज बड़े हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब हमारा मतलब उधर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ। फिर बाद थोड़ा सा 3 महीने मैंने जॉब करने के बाद लॉकडाउन गिरा था। तो लॉकडाउन करने के बाद हम पूरा वर्क फ्रॉम होम पे थे, मतलब हमने 2-2.5 साल तो वर्क फ्रॉम होम ही किया था। तो एक तो हमारी बॉन्डिंग
पहले ही बन चुकी थी। और उसके बाद लॉकडाउन गिरा तो हमें थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा मतलब क्रेविंग हो रहा था एक प्रकार, क्योंकि हम रिलेशनशिप में आ गए थे उस टाइम में, मिलने की इच्छा। हाँ, मिलने की इच्छा हो रही थी, और वो लॉकडाउन भी गिरा था। तो उस टाइम हमने सोचा कि हम रिलेशनशिप में आएंगे, तो हम उस टाइम रिलेशनशिप में आए, और 8 जुलाई को ही मैंने इनको प्रपोज किया था, और सेम डे में हमारा शादी हुआ है। वाह, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था किसने किसको प्रपोज किया, बट वो आंसर आप लोगों ने दे दिया। तो उसके बाद हमने मतलब शादी, और उसके बाद अभी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। वाह, सो बिजनेस आप पहले से कर रहे हो, या आइडिया दिमाग में पहले से था, फैमिली में कोई था, या दिस इज योर ओन आइडिया? नहीं, ये हमारे फैमिली में से हम फर्स्ट जनरेशन है जो कि बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारा कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है कि फैमिली में मम्मी पापा या फिर कोई ग्रैंड ऐसे कोई है। हाँ। तो हमने ये सोचा था कि हमको खुद का, वी वांटेड टू स्टार्ट एट होम ऐसे। तो हमने वो बिजनेस का सोचा था। वैसे मुझे बहुत पहले से बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी, और मैं चाहती थी कि खुद का कुछ करो, क्योंकि जो लोग को कुछ क्रिएटिव करना रहता है वो हमेशा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते जॉब के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था जॉब के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो बिजनेस तो था दिमाग में, बट कब करेंगे कैसे करेंगे उसका बाय द टाइम, और फॉर्चुनेटली अच्छा पार्टनर मिला तो उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। सो इंस्पिरेशन कौन था आपका ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू गेट इनटू बिजनेस? आपका इंस्पिरेशन तो कुछ था नहीं, बट रियल इंस्पिरेशन जो रहता है लाइफ में दैट इज मनी। बट उसके भी पहले जो रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ही हमारा फर्स्ट मोटो था, और फिर कुछ अलग भी करना था, क्रिएटिव करना था। जॉब के लिए हम नहीं बने, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि वो जॉब इतना सेटिस्फेक्शन देता नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, और हमने बिजनेस, वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमने बिजनेस में मूव किया था। तो ऐसे मतलब हमारा आईटी वाली पाव भाजी चालू हुआ। आईटी वाली पाव भाजी, तो इतनी अमेजिंग पाव भाजी हमारे सामने रखी हुई है, डिलीशियसली। सो ये पाव भाजी का बिजनेस फूड इंडस्ट्री में ही आपने आने का क्यों सोचा? एक्चुअली ये जो पाव भाजी का जो कंसेप्ट है, ये मतलब इनसे ही मतलब इंस्पायर हुआ है। मतलब इनके जो मतलब मेरी सासू माँ है, इनकी माँ है जो अच्छा पाव भाजी बनाती है, मतलब इनको उनके हाथ की पाव भाजी मतलब इनसे भी बढ़िया लगती है ऐसे। तो ऐसे है, मतलब उनसे ही इन्होंने सीखा है वो पाव भाजी बनाना, और इनसे अभी मैं ही सीख रहा हूँ। नाइस। सो गेटिंग इनटू फूड बिजनेस, पाव भाजी आप लोग भी खाइए, एंजॉय करिए, मैं सामने। तो गेटिंग इनटू फूड बिजनेस, क्या आपको ऐसा था कि जॉब छोड़ना और फूड बिजनेस में आना कैलकुलेटिव रिस्क है? क्योंकि बिजनेस टेक्स अ लॉट। कैलकुलेटिव रिस्क होना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज नॉट समथिंग कि आपने ऐसे सोच लिया और कर दिया। और बिजनेस कैसे रहता है कि आपको बहुत सारी चीजें सोचकर फिर प्लान करके फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि बिजनेस बहुत इजी है, सोच लिया और कर दिया, तो वैसा नहीं चलता। आइडिया सबके पास है हमारे पास, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो क्वालिटीज रहती है ना, वो सबके पास नहीं रहती है। और जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हो रियल में, वो टाइम पे आपको पता चलता है कि एक्चुअली इट टेक्स एवरीथिंग। आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप बीमार हो जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और बिजनेस का ऐसा रहता है कि आपको पूरा का पूरा टाइम देना ही पड़ता है। तो बिगेस्ट लर्निंग है दैट इज कंसिस्टेंसी, वो होना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस में तो कुछ भी नहीं कर सकते। जॉब तो वैसे भी कर लेते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाता है आपको उसके साथ में, लेकिन बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है। पूरा अनसर्टेनिटी के हिसाब से आपको सोचकर ही काम करना पड़ता है। तो बिजनेस इज समथिंग दैट बहुत कुछ सिखा देता है आपको। इंडिविजुअल भी बहुत कुछ सीख लेते हो, और प्रोफेशनली भी, और पैसे के बारे में बहुत कुछ सीख लेते हो। करेक्ट। और बिजनेस में कैसा रहता है मैम, मतलब हम डिसीजन लेना ना खुद सीखते हैं। मतलब कौन सा भी आप डिसीजन लो लाइफ में, कि वो बाद में जाके उसका रिजल्ट क्या होगा, कि पापा सही होगा गलत होगा, तो हम एक बार डिसीजन लेंगे और उसको सही कैसे करेंगे उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं। तो बिजनेस में वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट भी मिलता है। मतलब जॉब में कैसा रहता है, जॉब आप करोगे 1 महीने के बाद उसका सैलरी मिलेगा, 6 महीने साल भर के बाद उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं तो इंक्रीमेंट, नहीं तो
पोस्टिंग वगैरह ऐसे मिलता है। पर इधर कैसा है, आपने अभी एक डिश बनाया, कस्टमर आके आपको डिश सर्व किया और टेस्ट किया, आपको इंस्टेंटली उसका रिएक्शन भी पता चलता है और उसका फीडबैक भी पता चलता है। बोल देते वो लोग कि हाँ। हमको अच्छा लग रहा है, इन्हें अच्छा लग रहा है, और आपको भी वो मोटिवेशन आ जाता है, correct। पॉजिटिव फील होता है। जो आप आईटी इंडस्ट्री में अभी तो बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब अभी सुनने में भी आता है कि आईटी सेक्टर में जो वर्कलोड बढ़ता है, रिसेशन होता है, हो जाती है, हाँ, उसके बारे में तो अभी बहुत ही ज्यादा होता है। और Right। वो एक मुझे लगता है कि इसे कि एक ऑप्शन भी बन गया लोगों के लिए और एक इंस्पिरेशन भी बन गया लोगों के लिए कि अभी खुद का कुछ तो करना चाहिए इंसान ने, क्योंकि जॉब आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट नहीं पाता है। करेगी। और वो कैसे कि जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे तब तक ही आप जॉब कर पाओगे। राइट, बट right। बिजनेस में वैसे नहीं रहता। आप पहले कुछ साल मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, फिर एक सिस्टम बिठाओ एंड देन बिजनेस विल वर्क फॉर यू। एब्सोल्युटली राइट, बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा दीक्षा। और जैसे आपने इतने अच्छे से इस चीज को रखा, व्हाट इज योर मोटो बिहाइंड इट आईटी पाव भाजी? और आप बोलते हैं ना हम किसी चीज को चेज कर रहे हैं, आपका मोटो क्या है इस चीज को? हमें हमारा फर्स्ट मिशन और हमारा विजन की आईटी वाली पाव भाजी को लेकर ये है कि हमको ग्लोबल ब्रांड बनाना है आईटी वाली पाव भाजी को। यहाँ तक हम जानते कि पाव भाजी जो है वो किंग है, स्ट्रीट फूड का किंग है। दैट इज आवर बिलीव कि पाव भाजी जो बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको अच्छी लगती है पाव भाजी। और जब वो स्पाइसेस का बैलेंस हो जाता है और मेल्टेड बटर दिखता है, देख मतलब आप तो कोई कंट्रोल ही नहीं, करेक्ट, कंट्रोल ही नहीं हो सकता उसके। तो हमारा मोटा वही है कि हमको लोगों को एक घर जैसा जो फीलिंग रहता है पाव भाजी का वो टेस्ट करवाना है। और स्ट्रीट स्टाइल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बट पाव भाजी का टेस्ट सेम तो जो घर का रहता है वही मिलेगा आपको। दैट इज आवर फर्स्ट मोटो कि हमको कस्टमर को वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है कि उनको घर जैसा पाव भाजी मिले और फिर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हाइजीन क्लीनलीनेस के साथ मिले। ऑथेंटिसिटी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सही। सो आशीष, मैं ये समझना चाहूंगी, इवेंचुअली तो आजकल फाइनेंस में बिजनेस का फाइनेंस सबको समझ में आना चाहिए, जो भी उस बिजनेस को कर रहा है, ओनर्स बेसिकली। आपको इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट लग गया इस पूरे बिजनेस को, सेटअप को आपको क्रिएट करने में? ओके, सेटअप के लिए हमें ऑलमोस्ट अभी तक मतलब अभी हमने 4 मंथ हो गए हमें ये कंटिन्यू करके। अभी तक तो हमारा इन्वेस्टमेंट 6 to 7 लाख तक जा गया है, मतलब पूरा सेटअप, फर्नीचर वगैरह, स्टॉल वगैरह, बाकी यूटेंसिल्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह जो लगता है बाकी बेसिक। और हमने ऐसे मतलब प्लान ही किया था हमने कि बाबा 6 महीने हमारा एक बैकअप रहना चाहिए, मतलब 6 महीने तो हमें फाइनेंस का इशू नहीं होना चाहिए। हमने उसके हिसाब से प्लान करके ही हमने चालू किया था और उसके हिसाब से ही फाइनेंस भी हमने मैनेज किया है वैसे ही। ओके, तो ओके, आई गेट इट। अब जैसे यस श्योर, 6 महीने का बैकअप मतलब सिर्फ रेंट नहीं रहता। 6 महीने का बैकअप, उसमें आपका मटेरियल कॉस्ट रहता है, आपका पूरा रेंट रहता है, प्लस डिपॉजिट रहता है शॉप का, उसके साथ जो आप ग्रोसरीज लेते हो या फिर मेंटेनेंस रहता है, कुछ भी अचानक से आ सकता है, क्योंकि 6 मंथ बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। और जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं हमको इनिशियली 6 मंथ का उनको सोच के ही चलना चाहिए, तभी 6 मंथ लेटर फिर आप लोगों तक पहुंचते हो। आप जो भी प्रोडक्ट लेकर जाना चाहते हो फिर लोग आपको रिव्यू करते हैं, फीडबैक करते हैं, देन पीपल स्टार्ट कमिंग अगेन एंड अगेन, तो फिर वो आपके रिपीट कस्टमर बनते हैं। तो तब तक आपको वो फाइनेंशियल बैकअप लेके चलना पड़ता है। 6 मंथ्स आर नेसेसरी, मैंडेटरी है अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है। आप 1-2 महीने 3 महीने करके आप गिव अप नहीं करते। हाँ, और हमारा तो वो विजन ही नहीं कि हमको 1-2 महीने के लिए करना है करके। हमने 8 इयर्स का जो जॉब है, और ऐसा भी नहीं कि हमको कुछ अच्छा पैकेज मिलता है आईटी इंडस्ट्री में, हम फिर भी हमने वो चूज किया कि नहीं, हमको ये कंफर्ट जोन में रह के अपनी लाइफ नहीं बनानी है। और फिर उसके बाद जो हमने स्टेप लिया कि बिजनेस में जाना है, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके जाएंगे और उसको कुछ बड़ा ही बनाएंगे। तो ये इतने बखूबी आपने कहा। पाव भाजी आप लोगों ने सीखी कहाँ से है, एंड मेजरली कुक कौन करता है? यही करते दीक्षा करते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने मेरी मम्मी से ये रेसिपी सीखी, बट अभी घर का जो रेसिपी रहता है वो हर घर का अलग रहता है, बट हमको वो एक कॉमन चीज पे लाना था कि जहाँ पे लोग रिलेट करें,
तो उनके घर पे भी बनते हो और यहाँ पे भी बेचते हो। तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब तक हमको हमारा वो सिग्नेचर रेसिपी नहीं मिलता IT वाली पाव भाजी का, तब तक हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमारा जर्नी ये स्टार्ट हुआ था 3 years ago बेसिकली, जहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। फिर वहाँ पे हमने ट्राई किया कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कौन सा टेस्ट पसंद आ रहा है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि पाव भाजी का क्या है। क्योंकि हमने खुद बहुत सारी जगह पे पाव भाजी टेस्ट किया है। क्योंकि अभी पुणे में है जैसे बहुत सारी पाव भाजी की शॉप्स है, और फिर उनका जो टेस्ट रहता है वो सिर्फ पोटैटो रहता है, ग्रीन पीस रहता है मैश करके, और पाव भाजी मसाला डाल दिया और अमूल बटर डाल दिया, बस इतना ही रहता है उनका। उसकी आगे जाके वो टेस्ट नहीं फील होता है। मुझे खुद पर्सनली मेरी मम्मी के हाथ की बहुत पसंद है, लेकिन अभी जैसे मैं लोगों के यहाँ से सुन रही हूँ कि उनको आइडल पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। नहीं, इट इज एक्चुअली टेस्टी। और जैसे आपने कहा कि कुछ ही चीजों का उन्हें टेस्ट आता है ना, बट आई कैन टेस्ट ऑल काइंड ऑफ फ्लेवर्स। और ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, इट इज एक्चुअली ऑथेंटिक और ऐसा लग रहा है कि मैं घर का ही खा रही हूँ। सो आशीष, व्हाट डू यू थिंक कि आपको बिजनेस को स्टेबल बनाने में या प्रॉफिटेबल बनाने में और कितना टाइम लग सकता है? ओके, प्रॉफिटेबल बनाने में हमने तो पहले ही सोचा था कि हमें 6 महीने तो सर्वाइवल मोड ही हमारा, क्योंकि हर फूड बिजनेस में आपको 6 महीने मिनिमम तो देने ही पड़ते हैं। 6 महीने वो कभी कभी 1 साल तक भी जा सकता है, पर हमने 6 महीने का तो टारगेट रखा है। 6 महीने के बाद हम ऐसे सोच ही रहे कि हमारा प्रॉफिटेबल ही जाएगा, क्योंकि हम अभी सर्वाइवल मोड पे है और अच्छी तरह से कर रहे हैं। कस्टमर्स का फीडबैक भी अच्छा ही आ रहा है और हमको रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिल रहा है, तो इसके हिसाब से शायद वो जल्दी भी हो सकता है। डेफिनेटली। और मैं काफी बार आई हूँ आपके पास, अब मैंने जेन्युइनली टेस्ट किया है ना, जेन्युइनली फील कि वो घर के खाने जैसा है। जो छोटी छोटी चीजें मैंने नोटिस की, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे जो जीरा डल रहा है और जो फ्लेवर्स डाल रहे हैं, बेसिक स्पाइसेस जो डल रहे हैं, वो भी काफी हद तक ऐसा लगता है जैसे मम्मी तड़का दे रही है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। की स्पेशलिटी है हमारी। एब्सोल्युटली। अब कुछ ना कुछ यूनिक होना ही चाहिए। हाँ, बट जैसे मैं समझना चाहूंगी दीक्षा और आशीष कि फूड बिजनेस काफी क्लटर्ड हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हर आधे किलोमीटर में कई दुकान, कई चौपाटियां खुल गई हैं। ऐसा कौन सा यूनिक चीज है या ऐसा कौन सा एक्सक्लूसिव फैक्टर है जो ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारा जो USP है IT वाली पाव भाजी का, वहाँ पे हम लोगों को जो टेस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है पाव भाजी का, जहाँ पे बेसिक मसाले के साथ साथ जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है, उन प्रोडक्ट के साथ ही, उन इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम पाव भाजी बनाते हैं। तो आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि जो बाकी लोगों के मतलब अनहाइजीनिक चीजें रहती है, लो क्वालिटी का बटर रहता है, लो क्वालिटी के पोटैटोस, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने खुद वेरीफाई की है। जो बैकग्राउंड में होता है, जो लोग वो दिखता है, देता नहीं। जिनको खाने की चीजें पता चल जाती, टेस्ट से वो समझ जाती है ये कौन से क्या क्वालिटी है, तो वो हिसाब से पता चल जाता है। बट आपको आइडियली पाव भाजी का कभी भी आओ 365 डेज, कभी भी मतलब टेस्ट अलग 11 to 11 AM और PM के बीच में आ जाओ, आपको टेस्ट कंसिस्टेंसी वही मिलेगा, आपको अमूल का बटर भी मिलेगा। और हम हमारे यहाँ पे इतना क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन करते हैं कि आप कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते उसके बारे में। तो आपको जो टेस्ट जो है वो घर वाला मिलेगा, बट आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। जो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि जहाँ पे आप एक बाइट लो पाव भाजी का एंड यू विल फील कि वाव अमेजिंग, और लिया जाए और ले। इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। Nice. क्योंकि हाइजीन और क्लीनलीनेस के बारे में हमें बहुत सारे फीडबैक मिले कस्टमर की ओर से। हाँ. कि आपका मतलब टेस्ट तो है पर आप हाइजीन भी बहुत मेंटेन करते हैं, वो प्रायोरिटी पे है। वो प्रायोरिटी। और हमने वही सोचा है कि पहले स्टार्ट से ही कि हम अगर किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले उसका टेस्ट और हाइजीन भी रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने भी प्रायोरिटी वो सेट करके ही रखे, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये IT वाली पाव भाजी तो आपकी एक्सक्लूसिव हो ही गई है। ऐसे कौन से और डिशेस हैं जो आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स, ऑडियंस टेस्ट करें आपके मेन्यू में से? हमने मेनली 2 ही चीजों पे फोकस किया है, दैट इज पाव भाजी एंड पुलाव। ये हमारी 2 चीजें जहाँ पे हम लोगों को वेरिएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। फिर वो पनीर पुलाव हो गया, वेज पुलाव हो गया, चीज पुलाव हो गया,
पाव भाजी में क्लासिक बटर पाव भाजी है, चीज पाव भाजी है, पनीर पाव भाजी है, तो हम लोगों को ऐसे मल्टी क्या होते हैं वेरिएशंस ऑफ पाव भाजी देना चाहते हैं, ना कि सारा मेन्यू जो मिल रहा है बाहर को सब देना चाहते हैं। हमारा फोकस क्लियर है कि हम एक प्रोडक्ट के साथ ही लोगों के मन में घर करना चाहते हैं, तो ये हमारा है वैसे। हाँ, सो जैसे अभी आप फूड इंडस्ट्री में आप उतर गए हो, पाव भाजी आप लोगों को अच्छा पाव भाजी अच्छा टेस्ट देना चाहते हो, बट क्या इससे पहले आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे लोगों को आपने अपना फूड खिलाया, अपना खाना खिलाया और जिससे लोगों को समझ में आया कि नहीं ये लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और ऑथेंटिक टेस्ट देते हैं? कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया? हाँ यस, हमने ऑलरेडी मतलब 2 साल पहले हमारा जो स्टॉल था उसमें हमने मतलब फीडबैक बहुत सारे लिए थे कस्टमर से, और उस टाइम तो हम मतलब फ्रेशली थे, हमको कुछ बिजनेस का आइडिया भी नहीं था कि क्या कर रहे क्या नहीं। हम उस टाइम मतलब स्टॉल पे घर से भाजी बनाते थे, घर से वो उधर लेके जाके उधर स्टॉल पे सेटअप करके वो फिर बाद में सर्व करते थे। और उस टाइम हमको इतना भी पता नहीं था कि एक्स्ट्रा पाव भाजी को भी चार्ज करते लोग, तो हम फ्री में ही देते थे। मतलब अगर कोई भाजी जो रहेगा ना फ्री में दिया, हाँ मतलब फ्री में दिया करते थे, पाव के लिए हम चार्ज करते थे उसको। ओके। पर बाद में जाके पता चला कि ऐसे नहीं देता है, ठीक हमने है, भी मतलब वो सीखे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, मुझे ये नहीं पता था पॉइंट। हाँ मतलब बाय द टाइम कि नहीं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस ऐसे नहीं वर्क किया जा सकता है, क्योंकि जब आप नए होते तो यू वांट टू गिव बेस्ट जो आप दे सकते हो कस्टमर को, फिर वो एक्स्ट्रा भाजी हो या फिर वो एक्स्ट्रा बटर हो, कुछ भी हो, यू वांट टू गिव अ बेस्ट। बट फिर आपको मंथ एंड के टाइम पे पता चलता है कि आपने क्या किया एग्जैक्टली, जब आप नंबर देख एग्जैक्टली आपके पास क्या हुआ है और आपने कितना एक्सपेंस किया, देन यू विल फील कि नहीं है। फिर आपको मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट चीज रहता है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस, दैट इज आपको कुछ तो बड़ा करना है। और आप अगर फाइनेंशियली लॉस में चले जाओगे तो फिर 2-3 महीने में बंद करना पड़ेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो साथ ही साथ दोनों भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसा होता है बिजनेस को हम बहुत जान लगा के ग्रो करते हैं, बट साथ ही साथ हमें बिजनेस के साथ इमोशनल नहीं होना चाहिए। हाँ एक्चुअली वो हमें डिक्लाइन ही कर देगा। डिक्लाइन मतलब पूरा ही लॉस में चला जाता है, फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और मोटिवेशन कैसे एक दिन के लिए चलता है, 2 दिन के लिए चलता है, लॉन्ग लास्ट नहीं चल सकता, प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। करेक्ट। मैंने ये जो जाना है आपके बारे में, जो थोड़ी रिसर्च की है, दैट इज ऑल्सो कि आप टिफिन सर्विस भी करते हैं, सो उसका थोड़ा हमें बैकग्राउंड दीजिए। पाव भाजी स्टार्ट करने से पहले मतलब अभी 1 साल पहले की बात है, जब मैंने सोचा कि मैं अपना जॉब छोड़ के टिफिन सर्विस स्टार्ट करूंगी। उसका भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी अपने ऑफिस टाइम पे। अच्छा खाना मिलना चाहिए, घर का खाना मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं हमारे एक घर में, इट इज नॉट लाइक समथिंग कि सब कुछ कर ले, और हर कोई नहीं चाहता सब कुछ कर कि आप घर का काम भी करो, बाहर जाके भी काम करो, तो अलग अलग चीजें हैं। अभी जैसे मैंने 8 साल काम किया है, तो एक कंपनी का एक्सपेक्टेशन अलग रहता है आपके, तो वो वर्कलोड अलग अलग रहता है, प्रोजेक्ट अलग अलग, कभी भी टाइम एक्सटेंड हो जाता है, तो वो टाइम से आप अपना डाइट फॉलो करोगे या फिर खाना घर का बना के लाओगे, वो बहुत सारी चीजें दिक्कतें लाती थे। तो वो टाइम पे मैंने से सोचा कि काश मुझे कोई मिलना जो एटलीस्ट टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर पाता। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं है टिफिन, बहुत सारे हैं, बट दे विल लैक क्वालिटी, दे विल लैक कंसिस्टेंसी, दे विल लैक उनका जो टेस्ट रहता है, वो सारी चीजें दिक्कतें आती है। और ये मैंने जब मैंने खुद स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया। लेकिन जब आप टेस्ट भी करते हो ना, तो लोगों के जैसे कि मनी ओरिएंटेड ज्यादा रहते लोग, इसी तरह से बहुत ज्यादा काम है उसकी वजह से लोग काम कम कैसे हो जाए, या फिर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना, टेस्ट पे ध्यान नहीं देना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देना, तो वो सारी चीजें चल रही थी। तो वो टाइम में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ऐसे प्रॉब्लम पे काम करना चाहती हूँ जहाँ पे बाकी सारे लोग स्ट्रगल करें। वो टाइम पे हमने सोचा कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वो टाइम पे मैं नहीं चाहती थी कि हम फाइनेंशियली पूरा डिक्लाइन हो जाए, तो मैंने जॉब छोड़ा। तो 1 साल पहले मैंने जॉब छोड़ा, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन टिफिन सर्विस बिजनेस, व्हिच वाज कॉल्ड मधुरास टिफिन डे। तो वो मधुरास टिफिन डे। ओके।
तो वहाँ पे हमने धीरे धीरे जब मैंने पहले दिन पे जब स्टार्ट किया, पहले दिन से मुझे ऐसा लगा नहीं था कि काफी ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। मुझे लगा कि 1 टिफिन 2 टिफिन ज्यादा से 5 टिफिन, बट फर्स्ट डे पे मेरे यहाँ पे 11 टिफिन का ऑर्डर था एंड आई वाज मतलब नहीं क्या पहले दिन पे। और जो पहले दिन की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा 11 मतलब 1 टिफिन में हम लोग 3 चपाती दिया करते थे, 2 सब्जी दिया करते थे, प्लस हम उसको और भी यूनिक बनाना चाहते थे। और वो हेल्दी टिफिन हम बनाना चाहते थे। वो टाइम पे हमने फ्रेश फ्रूट भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो वो हमारा मेन यूनिक सेलिंग प्राइस वही था कि हम फ्रूट भी प्रोवाइड करते थे। और वो फ्री डिलीवरी था। आप ऑफिस में कौन से टाइम पे रहो, आप 1 बजे रहो, 12 बजे रहो, आपको वो टाइम पे टिफिन मिल जाएगा। तो मैंने खुद से टिफिन सर्विस स्टार्ट किया था। नाइस। टिफिन तो ठीक है, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि दीक्षा मेजरली कुकिंग का टिफिन के टाइम पे हैंडल करते थे। डिलीवरी कौन हैंडल करता था टिफिन की? एक्चुअली मैम मतलब मैं ये जो इन्होंने जब जॉब छोड़ा था उस टाइम मैं वर्किंग में ही था। अच्छा। हाँ, तो ये एक्चुअली मुझे ही टिफिन देने मेरे ही कंपनी में आते थे। मतलब स्टार्ट हमने मेरी कंपनी से चालू किया था क्योंकि मैं ऑन बोर्ड था उधर और मेरे फ्रेंड्स भी थे जिनको जरूरत थी। तो उनसे मतलब मैंने अंदर थोड़ा बैकअप बनाना चालू किया था कि कस्टमर्स का। तो उससे मुझे मतलब हमारे मधुरा टिफिन्स को मतलब एक ये मिला। प्रमोशन का काम इन्होंने किया। मतलब मैंने किया एक डिपार्टमेंट संभाल लिया। तो रोल वाइज देखा जाएगा डिवाइड करके। तो मैं कुकिंग भी करती थी, टिफिन का डिलीवरी भी किया तो यही डिलीवरी करते थे। पैकअप की सारी चीजें मैं किया करती थी। लेकिन प्रमोशन जो कस्टमर ऑनबोर्ड होना चाहिए टिफिन के लिए, वो सब यही देखते थे अंदर रह गए। और वो एक स्ट्रिक्ट जॉब में स्केड्यूल में फिक्स थे वो। 9 to 5 का हमारा जॉब था। फिर हमने मतलब स्टार्टिंग में जब चालू किया सिर्फ हम लंच प्रोवाइड करते थे। तो उस टाइम डिनर नहीं चालू किया था। एक 5 मंथ्स के बाद हमने डिनर चालू किया और उसके डिनर से मतलब मैंने डिलीवरी करना चालू किया। तो ये प्रिपरेशन करके मुझे देते थे। तब तक हमारे पास 1-2 वर्कर्स भी थे मतलब चपाती मेकिंग वगैरह इसके लिए। तो हमारा सेट हो चुका था मतलब उस टाइम। और मैं डिलीवरी का डिनर का देखता था और ये लंच का देखते थे। मतलब मैं जब जॉब कर रहा था। ये जुगलबंदी कैसे बैठाई? मतलब बैठ के डिस्कस करते थे कि नहीं आप ये संभालोगे, मैं ये संभालूंगी? नहीं, वो हमारी एक्सपर्टीज थी। मेरा जैसे एक्सपर्टीज थी कुकिंग में, और बैकअप में जो भी काम चलता है जैसे कि क्लीनिंग हो गया, बर्तन वगैरह बहुत ज्यादा पड़ते हैं और चपाती भी जब लोग बढ़ जाते। और हमारा ऐसा हुआ था कि हमको 1 महीने में ही हमारे फर्स्ट मंथ से 20 कस्टमर्स थे हमारे पास। अच्छा। तो 20 कस्टमर से हमारा स्टार्ट हो गया था। फिर जैसे हम करते गए फिर हमको समझ में आने लग गया कि टिफिन सर्विस में लोगों को क्या एग्जैक्टली चाहिए। उनको टाइम ज्यादा सेट रहता है क्योंकि IT जॉब में लोगों का 30 मिनट ब्रेक, 45 मिनट ब्रेक ऐसे ही रहता है। तो वो टाइम में पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो सेम टाइम पे उनको वहाँ पे डिलीवर करना, फिर वापस वहाँ से टिफिन कलेक्ट करना। हम टिफिन भी कलेक्ट करते हैं और हमारा 8x4 का 3 का टिफिन था। तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से थोड़ा सा भाजी मिल गया, ये मिल गया, नहीं। हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी में काफी ज्यादा खाना था। 1 पर्सन के टिफिन में 2 भी खा सकते थे। हम इतना सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोवाइड करते थे क्योंकि लड़कों का खाना थोड़ा ज्यादा रहता है, लड़कियों का कम रहता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। लेकिन मेजरली तो यही होता है। तो फिर वो वैसे हिसाब से हमने स्टार्ट किया था कि हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है टिफिन में। फिर बाय द टाइम जैसे कस्टमर बढ़ गए, फिर मुझे अकेले क्योंकि एक टिफिन में 3 चपाती जाती थी। तो अगर 10 लोग भी रहेंगे तो 30 चपाती बनाना रहेगा। तो फिर एक पर्सन ही सब कुछ हैंडल करना, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकता था। फिर मैंने 2 मेरे साथ और ऐड किए थे पर्सन जो कि मुझे हेल्प कर सकते थे। तो फिर वो चपाती मेकिंग हमारे पास थी, तो वो बनाया करते थे। फिर बाकी सब्जी, दाल, राइस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह कट करके रखना, वो सारी चीजें मैं देखती थी। फिर बाकी मैनेजमेंट रहता है जैसे कस्टमर्स के साथ बात करना, फाइनेंशियली चेक करना, सब कुछ मैनेज करना, तो वो सारी चीजें देखती थी। तो ये टिफिन के टाइम पे आपको डेली इनकम मिला करती थी, आप मंथली बेसिस का प्लान? हम मंथली बेसिस पे ही लेते थे हम, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही जो मतलब ऑलमोस्ट सब टिफिन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो पहले ही चार्ज करते हैं मंथ के स्टार्ट में ही। और उसके बाद में आपको टिफिन मंथ भर पूरा देते थे। तो हमने भी वैसे ही किया था। मंथ के स्टार्ट में हमने कलेक्ट किया था अमाउंट और उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम। और वो कैसे Monthly. इजी हो जाता है systematic, क्योंकि अभी हर दिन आप उनको कॉल नहीं कर सकते कि आपके आज का दिन मेरा इतना पेमेंट हो गया करके। हाँ तो फिर वो कैसे मंथली अगर हो जाता है तो कभी कभी लोग भूल जाते हैं पेमेंट करना, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रेस होता है या फिर बाकी सारी चीजें रहती है, फिर वो हर दिन आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और जब लोग बढ़ जाते 20 से 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो फिर आप हर दिन 40 का सोच कॉल करके नहीं बोल सकते कि आप आज का पेमेंट कर दो, ऐसे करके दो कर, तो फिर वो मंथली बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। नहीं, फिर बाद में हमने मतलब प्लान भी किया था ऐसे ही कि हम डेली, वीकली और मंथली ऐसे 3 प्लान करेंगे। मतलब कस्टमर को जो हिसाब से चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते थे कि वो गांव में जाते थे, बाद में रिटर्न नहीं आते, पर उनको वीक का टिफिन चाहिए रहता था, तो हम उसके हिसाब से भी अकॉर्डिंगली प्लान करते थे। नहीं तो हम ग्रुप प्लान भी करते थे कि बाबा अगर 5 लोग आए तो 5 लोगों को डिस्काउंट इतना रहेगा, तो उसके हिसाब से भी प्लान किया था हमने। मतलब ऐसे भी बहुत मतलब कस्टमर जुड़ गए थे हमारे मतलब मधुरा टेक्निक्स में। नाइस, क्योंकि जैसे आपने एब्सोल्युटली राइटली कहा दैट कुछ लोग होते हैं जो एक हफ्ते में या मे बी 1 महीने में अपना प्लेस चेंज कर दे, तो ये सारी चीजें टिफिन के बिजनेस में थोड़ा अनसर्टन होती है। अब नाउ कमिंग बैक टू योर IT पाव भाजी वाला स्टोरी, ये तो मैं समझ गई दैट कुकिंग आप हैंडल करते हो और हाइजीन क्लीनिंग का आशीष ध्यान रखते हैं। कस्टमर्स को कौन बेटर हैंडल करता है इफ इन केस कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, या मे बी कोई आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, तो उसको कौन बहुत अच्छे से हैंडल करता है, रिस्पॉन्ड करता है? एक्चुअली एक मैं इधर इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत लेट नाइट हुआ था, 10:30-11 बजे थे एक टाइम, तो हम जस्ट डिनर करने के लिए बैठे थे, तो उस टाइम पे एक कस्टमर आया था और मैं जस्ट छोड़ के उनका ऑर्डर मैंने डिलीवर किया। और उन्होंने बाद में मुझे गूगल पे रिव्यू दिया, उन्होंने मुझे पता नहीं था कि वो ही बंदा था क्या। अच्छा। और उन्होंने बाद में रिव्यू दिया, क्योंकि वो बाद में भी आए थे हमारे पास, और अभी वो हमारे रिपीट कस्टमर है अभी वो। तो उन्होंने बाद में मुझे फीडबैक दिया था गूगल रिव्यू पे कि आशीष इज अ नाइस गाय एंड ही लेफ्ट हिज डिनर एंड उसने मुझे सर्व किया। तो मुझे मतलब इतना मतलब अच्छा लगा वो, और मुझे मोटिवेट किया वो चीज कि बाबा ऐसे मतलब लोग हमको फीडबैक दे रहे हैं। और उसके रिकॉग्निशन जब आपको मिलता है तब आपको ऐसा लगता है कि दिस इज वर्क, जो भी आप अभी कर रहे हो ना, कि बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर जो भी हो, वो आपको ऐसे लगता है कि बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आप IT में जॉब करो या फिर कहीं और जॉब करो, आपको रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है, और वो भी काफी टाइम के बाद मिलता है। और कोई कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा आप अपना डिनर छोड़ के आप काम कर रहे हो, क्योंकि IT जॉब में हमने देखा है बहुत सारे होता है, आप कुछ भी करना, जैसे आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर आप बीमार हो या फिर कुछ भी चीज हो जाए, वहाँ पे आपको इतनी जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, लोग ऑन द फेस नहीं बोलते। और बाकी सारी IT इंडस्ट्री की चीजें तो बहुत ज्यादा है ही, उसके बारे में अलग टॉपिक हो जाए कितना बात कर लूं वो अलग ही हो जाएगा। हाँ, सो यू बीइंग अ कपल, यू बोथ, जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों अलग अलग रखना चाहिए, ये तो सब बोलते हैं, बट हाउ डू यू गाइज रिलेट टू इट, और आप लोग कैसे मैनेज करते हो अपना प्रोफेशनल बिजनेस का जो भी स्ट्रेस है, वो सारी चीजें कैसे कोप अप करना है, कैसे मार्केट में टिकना है, कैसे हम और बेटर कर सकते हैं, ये चीजें प्रोफेशनली, एंड देन योर पर्सनल लाइफ, यू बीइंग अ कपल? एक्चुअली हम ऐसे करते हैं कि एक तो हम अभी दोनों अकेले रहते हैं, मतलब कपल नहीं रहते, तो हमको मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि उनको मतलब जवाब देने पड़े हमको, तो हम पर हमारा पूरा 90% मतलब हम प्रोफेशनली मतलब इस पे ही फोकस कर रहे हैं। और मतलब कुछ भी हो हम मतलब कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ भी अगर दिक्कत है हमको तो कॉन्वर्सेशन करते हैं, और बिजनेस के लिए जो सही है तो इसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो और वही मतलब हमारा एंड रहता है कि अगर बिजनेस के लिए ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, भले हमारा इंडिविजुअल थोड़ा सा क्लैशेस भी हो जाए, फिर भी बिजनेस के लिए अगर ये अच्छा है, वो सामने वालों को सिर्फ आपका मतलब ये रहता है कि उसको पटा के समझाना कि बाबा ये सही है बिजनेस के लिए, तो हम वैसे कॉन्वर्सेशन करके उस पर सॉल्व करते। स्ट्रेस तो नहीं लेते हम उतना, कि स्ट्रेस कभी लेता है बंदा कि बाबा अगर तुम्हारा कस्टमर्स नहीं बन रहे, अगर तुम्हारा मतलब कस्टमर्स बन रहे और तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो भी रहता है स्ट्रेस। तो हम ऐसे स्ट्रेस मतलब डिस्कशंस करके ही मैनेज करते हैं, और कस्टमर्स तो हमको मिलते हैं, कस्टमर्स मतलब आते ही रहते हैं,
उनको मतलब कस्टमर का कुछ दिक्कत नहीं है हमको, मतलब वो से स्ट्रेस जो चीज है ना हमको आती ही नहीं अभी, मतलब गुड, हाँ। और Very to nice. be honest, मतलब हम स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं ओपन कम्युनिकेशन। यस, और हमारा रिलेशन पर्सनली ऐसा है कि हम विदाउट कम्युनिकेशन कोई चीज नहीं करते। परमिशन वगैरह से कुछ नहीं रहता, बट कम्युनिकेशन को हम बहुत ज्यादा ऐसे मानते हैं कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी रिलेशनशिप हो, नॉट ओनली एज अ Husband, कपल wife, हाँ, कि जो होना चाहिए, बट वो फ्रेंड्स के साथ हो या फिर अपने फैमिली के साथ हो, तो वो बहुत जरूरी चीज है कि कम्युनिकेशन, और वो Correct. दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। नहीं तो एक पर्सन कंटिन्यूअसली आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है टू हैविंग अ कन्वर्सेशन टुगेदर, तो फिर वो चीजें नहीं चलती। और दूसरी चीज ये है कि हमारे रिलेशनशिप में हम ट्रांसपेरेंसी रखते हाँ, हैं कि कोई भी चीज हो जाए, फिर वो मिस्टेक हो या फिर हमको कुछ ऐसा अलग से लग रहा है जो मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा है या फिर आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, और अभी आफ्टर हैविंग 6 years ऑफ रिलेशनशिप, तो हमने इतना तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए, फिर उसको जो फ्लॉज हो, जो भी चीज हो, हम एक्सेप्ट करते पूरी तरह से। उस पे नहीं कि हम उसको ब्लेम करें या फिर उसको डाउन करें, पुट डाउन करें, से ऐसा कुछ नहीं रहता हमारे बीच में। तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा चीज है बिजनेस वाइज देखा जाए प्रोफेशनली, तो हम एक दूसरे की जो स्किल्स है उस पर ट्रस्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि मैं कुकिंग हैंडल कर रही हूँ, तो ये फाइनेंस मैनेज करते हैं, इसमें डेली कलेक्शन या फिर मंथली कलेक्शन देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी का सोच लो, तो बाकी सारा बजट प्लान करना, बाकी की चीजें जो Purchase वगैरह करना वो है, सब। तो वो सारी चीजें ये देखते हैं इस वजह हाँ। से। तो हम उस चीज पे भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि अगर कोई चीज मुझे समझ में आ रही है तो मैं उसको बोलूंगी, अगर उसको मेरे से ज्यादा बेटर समझ में आता है तो मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। हम उस चीज पे नहीं फाइट करते जो कि बेसिक चीज है। अगर आप Correct. अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो उस चीज पे, तो फिर आपके काम में एवरी टाइम आपको Affect करेगा। हाँ क्लैशेस Clashes, सारी चीजें, तो वो हमारे इसमें बहुत कम होता है। बट कभी कभी हो जाता है कि नहीं मैं ही करेक्ट हूँ, हाँ। तुमको सुनना है तो सुनो। That is तो मैं गिव अप कर लेता हूँ। Correct. मैं गिव अप कर लेना। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ही ये था नेक्स्ट कि जैसे आप मेन्यू, आपको को मेन्यू में कोई चेंज करना है या अपडेट करना है, तो फाइनल कॉल या फाइनल डिसीजन मेजरली होता किसका है? एक्चुअली मेनू में एक तो अभी मतलब कुछ कुछ चीजें इम्पैक्ट करके उस टाइम में हमको मेनू में प्राइसेस वगैरह चेंज करना वगैरह, ये मेजरली तो मतलब कॉन्वर्सेशन से ही मतलब हम डिसीजन लेते हैं कि कॉन्वर्सेशन से कि ये होगा, प्राइसिंग वो होगा। पर अभी तो लास्ट टाइम एक बार हमने मेनू चेंज किया था, उसमें फाइनल डिसीजन तो मैंने ही लिया था। Okay. क्योंकि उसको फाइनेंस भी मैनेज करना, क्योंकि सिर्फ टेस्ट नहीं देना है पर वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनाया हमको, तो उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग करके तो मैंने बोला था कि पापा मेनू का प्राइसिंग बढ़ाना है, क्या कम करना है, उसके हिसाब से हम कॉन्वर्सेशन करेंगे और उसके हिसाब से हम फाइनल डिसीजन लेंगे। तो लास्ट कॉल तो मेरा ही था मतलब ऐसे। और मेन्यू में सारी चीजें कैसे, अभी हमने जब पहले पाव भाजी से स्टार्ट किया तो हमारे प्राइसेस बहुत ही कम थे, और अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब हमने शॉप का सोचा, क्योंकि पहले हमने शॉप का नहीं सोचा था, हम सिर्फ स्टॉल के बारे में सोच रहे थे जो कि हम यहाँ पे लगाना चाहते थे वो हिसाब से। तो फिर जो रेंट का खर्चा बढ़ा, फिर वो हमको ओवर रेट क्लिक हो कि अभी तो रेंट का खर्चा जो भी जाएगा 30-40,000 जो भी जाएगा, तो उसके हिसाब से ये मेन्यू तो हमको नहीं सपोर्ट कर पाएगा वो चीज पे। तो फिर हमने वैसे 20-30 रुपीज उसमें इंक्रीज किए, क्योंकि फूड कॉस्ट के साथ तो रेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा खर्चा रहता उसमें वैसे हिसाब से। तो अगर आपको मेन्यू भी चेंज करना है या फिर मेन्यू आपको बढ़ाना है, कम करना है, तो वो आपको सारी चीजें पहले खर्चे के बारे में सोचना पड़ता है। फिर आप उसमें 30% प्रॉफिट ऐड कर लो, 30-35%, जैसे आपका बिजनेस रहेगा, जो भी आपका बिजनेस मॉडल रहेगा, तो वो हिसाब से आपको फिर मेन्यू के बारे में डिसाइड करना चाहिए। और फिर उसके बारे में आपको रीथिंक भी करना चाहिए आफ्टर 2-3 मंथ्स कि आपकी मेन्यू की प्राइसेस जो है वो कौन से इस पे बेसिस है। अगर आप मार्केट बहुत ही कम रखोगे तो फिर पीपल विल बी नॉट इंटरेस्टेड कि शायद आपकी क्वालिटी कम हो, जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसकी वजह से शायद ये लोग कम रख रहे प्राइस। बहुत सारी चीजें होती है वैसे। और
जैसे बड़े ब्रांड्स रहते हैं तो बड़े ब्रांड्स के हिसाब से वो लोग मास लेवल पे बना सारी रहे चीजें। होते हैं। तो उनको कॉस्टिंग का उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो जिनका स्टार्टअप रहता है, जैसे हमारा अभी ये स्टार्टअप है लेकिन हमारा मार्केट में एग्जिस्टिंग लास्ट 3 इयर्स है, तो हमको वो बाय द टाइम समझ में आ गया कि हमारा एग्जैक्ट क्या मेन्यू प्राइसिंग होना चाहिए। फिर आप जो लोकेशन पे खोल रहे हो अपना रेस्टोरेंट है, तो वो हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनका परचेसिंग पावर क्या है, वो कितना खर्च कर पाते हैं। अगर आप 500 रुपए रखेंगे, 200 रुपए रखेंगे पाव भाजी, तो फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो खर्च करने का जो पावर है वो शायद 100 रुपीज है, 150 रुपीज है। तो वो हिसाब से आपको अपना मेन्यू सोचना चाहिए, बट वो कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए। आपको पहले रिसर्च करना चाहिए जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बाकी शॉप्स पे या फिर बाकी लोग कौन से प्राइस से बेच रहे हो। फिर उसका अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको बन रहा है, 2-3 महीने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये पूरे वीक में इतना बेचा जा रहा है या फिर मंथली इतना बेचा जा रहा है। फिर वो टाइम पे आपको समझ में आता है कि आपने जो प्राइस रखा है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तो ही आप सरवाइव कर सकते हो वो बिजनेस में। तो ऐसे 2-3 महीने बाद भी आपको सोचना चाहिए अपने मेन्यू के बारे में, और फिर वो हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। एंड आई हैव टू से दिस दीक्षा दैट जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था दैट मे बी यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कम बात करते हो, लिमिटेड टू दैट, बट नाउ आई गेट इट कि यू हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ बिजनेस करियर। बहुत ही अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से आप चीजें बोल रहे हो, जितनी बारीकी से चीजें आप बोल रहे हो, उसे समझ में आता है दैट दिस इज योर एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हैं। साथ ही में इसके साथ एक बहुत बड़ी और पावरफुल चीज है आज के टाइम पे, दैट इज कस्टमर हैंडलिंग। कस्टमर्स आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको कैसे डील करते हो, मे बी आप उसको कैसे रिप्लाई देते हो ताकि वो कस्टमर आपसे छूटे ना। हम उसको तो प्रायोरिटी रखते हैं कि कस्टमर का जो भी फीडबैक रहा, ऑलमोस्ट मतलब हमको बहुत पॉजिटिव ही फीडबैक आए अब तक। तो ऐसे निगेटिव तो बहुत रेयर, मतलब कभी भी आए नहीं वैसे, पर हमको जो भी फीडबैक मिला है, अगर किसी ने बोला है कि थोड़ा सा कस्टमाइज करके दो, हमको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए पाव भाजी, नहीं तो पुलाव भी कभी कभी बोलते हैं कि थोड़ा सा फ्लावर वगैरह नहीं चाहिए तो वो चाहिए, तो हम आप उनको जो चाहिए उनके हिसाब से कस्टमाइज करके भी देते हैं। और उनका जो फीडबैक में आता है उनको अगर अच्छा है तो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट होते हैं, और मतलब नेक्स्ट डे हमको फील लगता है कि हाँ बाबा कुछ तो अच्छा कर रहे हैं अपन में से। तो और बाद में अगर निगेटिव आ गए तो उस पर हम रिसर्च करते हैं कि क्या किधर गलत हो गया, किससे गलत हो गया, तो हम उस पर एनालिसिस करते हैं और उसको क्योर करने का सोचते हैं फिर। नाइस। कस्टमर हैंडलिंग के बारे में मैं भी बोलना चाहूंगी। अगर वन लाइन में सोचा जाए तो कि पॉजिटिव फीडबैक जो कस्टमर का रहता है कि पॉजिटिव फीडबैक आपको मोटिवेट करता है और नेगेटिव फीडबैक आपको इम्प्रूव करता है। हम ऐसे ही सोचते हैं हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव फीडबैक इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेगेटिव फीडबैक। या फिर जरूरी नहीं कि लोग आपको नेगेटिव फीडबैक दे, लोग इम्प्रूवमेंट के लिए भी सोचते हैं बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी। करेक्ट। और फिर आपको वो स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि भाई हाँ नेगेटिव फीडबैक एक बंदे से आ रहा है या फिर मल्टीपल लोगों से आ रहा है। अगर मल्टीपल लोगों से आ रहा है देन यू आर लैकिंग समवेयर, और वो आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना ही चाहिए। और आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो दुनिया में, अगर आप लोगों के या फिर कस्टमर्स के फीडबैक प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो फिर आपका बिजनेस कभी नहीं चल सकता, क्योंकि आपने बनाया ही लोगों के लिए है। तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने करना चाहिए। और फिर बहुत सारे बिजनेसेस इसी वजह से बंद भी होते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा ग्रो भी करते हैं, दैट इज कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी है। इनफैक्ट समटाइम्स हम लोगों को खुद पूछ लेते कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, सिर्फ नॉट ओनली अबाउट फूड की यहाँ पे एनवायरमेंट कैसा है, आपको हमारे बारे में कैसे पता चलेगा, या फिर कैसे पता चला आप यहाँ तक कैसे आए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी हमको कॉल पे बोल रहे थे कि हमको इतना ऑर्डर चाहिए। अभी लास्ट मंथ का बात है, उन्होंने कभी हमारे शॉप पे विजिट नहीं किया, उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मुझे इतना ऑर्डर चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि हमारा बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने आके दिखाए फिर ऐसे कुछ नहीं, बट क्योंकि हमारा गूगल पे पेज है और हम लास्ट 3 इयर्स पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे गूगल रिव्यू छोड़े आईटी वाली पाव भाजी के लिए। तो वहां से लोग वहाँ पे रीच आउट करते कि भाई हमारे ये लोकेशन पे कौन सा पाव भाजी अच्छा है। और
99% हमारा गूगल रिव्यूज का जो पेज है वहाँ पे हाँ। बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स आए, तो फिर वहाँ पे लोग जाके चेक कर लेते कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमको पता नहीं था कि केशव नगर में पहले कभी नहीं मिलता था पाव भाजी, और हम सिर्फ पाव भाजी फोकस के लिए यहाँ पे जाने जाते, कि अगर लोग आते यहाँ पे वो बोलते कि हमने बहुत ढूंढा पाव भाजी, लेकिन अभी आपने स्टार्ट किया यहाँ पे सिर्फ पाव भाजी के लिए, तो फिर लोग बहुत खुश हो गए यहाँ पे कि हाँ बाबा फाइनली यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है मानसरी लोकेशन पे या फिर केशव नगर लोकेशन पे। तो फिर वैसे वो लेडी ने फोन करके बोली कि नहीं मुझे 30 प्लेट चाहिए, ऐसे पुलाव चाहिए, पाव भाजी चाहिए। तो फिर हमने उनको प्रॉपरली सिर्फ 2 घंटे में उनके ऑर्डर पे 2 घंटे में बना के हमने उनको डिलीवर किया है। तो ऐसे लोग भी है जो कि नहीं क्या आते हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी आके टेस्ट करने की, वो उनको वैलिडेशन मिल जाता है गूगल रिव्यूज पे, तो वैसा भी है यहाँ पे। नाइस। अब जैसे आप केशव नगर में आपका ये एक आउटलेट है, ये एक शॉप है, तो लोकल परमिट और लाइसेंस के बारे में मतलब जब आप सेटअप कर रहे हो तो आपको क्या वैसा परमिशन या परमिट लेना पड़ता है? तो पड़ता है, क्योंकि फूड बिजनेस तो कंपलसरी सर्टिफिकेशन तो मैंडेटरी है। एक तो एक तरह का फूड लाइसेंस रहता है, फूड लाइसेंस तो कंपलसरी आपको लेना ही पड़ता है। और उसके बाद आपको अगर शॉप ले रहे हैं आप तो शॉप एक्ट लाइसेंस भी रहता है, तो शॉप एक्ट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है आपको। वो लेने के बाद और एक आपको उद्यम का भी एक रहता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी एक उद्यम सर्टिफिकेट रहता है। तो ऐसे मतलब ये 2-3 डॉक्यूमेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर किसी टाइम अगर फूड डिपार्टमेंट ने रेड वगैरह किया और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपका मतलब शॉप क्लोज भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको मतलब प्लान करके पहले ही मतलब शॉप ओपन करने के पहले ही आपको ये सब चीजें मैंडेटरी करनी ही पड़ेगी। ओके, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये मेंटेन करने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स मतलब हाइजीन के जो मेजर्स हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स करते हो, बिकॉज यू आर इन द फूड इंडस्ट्री एंड आज के टाइम पे लोग उतने कॉशियस हो गए हैं, दे आर चेजिंग फॉर हाइजीन ऑल्सो एंड दे आर लुकिंग फॉर गुड टेस्ट ऑल्सो, गुड फूड के लिए। हाँ, तो आप कौन से स्टेप्स ध्यान में रख के यू फॉलो इट, कंसिस्टेंसी और एक अच्छा सेफ्टी मेजर्स को लेके, हाइजीन मेजर्स? कुकिंग के लिए अगर हम सोचे, हमको हाइजीन के लिए अगर देखना है तो हम आईटी वाली पाव भाजी में पहले तो सारी चीजें जो है फ्रेश लाते, हम मतलब स्टॉक करके नहीं रखते कुछ भी। हम हर 3 दिन में फ्रेशली वेजिटेबल्स लाते हैं, परचेज करते। हमारे वेंडर्स भी रहते हैं जो कि हमको फ्रेश पाव हर 2 टाइम में प्रोवाइड करते। जैसे बेकरी का प्रोडक्ट हो गया तो पाव सुबह में आते हैं और शाम में आते हैं, तो फिर वो हर दिन फ्रेश आते हैं। फिर अगर भाजी भी देखेंगे या फिर डेयरी प्रोडक्ट भी हो गया या फिर अमूल बटर, ऐसे भी वेंडर भी सिलेक्टेड रहते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारा ट्रस्ट है कि यहाँ पे हमको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए प्रोडक्ट के लिए या फिर इंग्रेडिएंट्स के लिए हम उन सारी चीजों पे डिपेंड है। और अगर हमारा शॉप का हो गया तो पहले ही हम ऐसे स्ट्रीट स्टाइल अगर बात करेंगे तो हमारा स्ट्रीट स्टाइल एक्चुअल में नहीं है शॉप, हमारा प्रॉपर शॉप है जहाँ पे आपको एक सटल इंटीरियर मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक सॉफ्ट म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे कस्टमर, मेजरली हमारे कस्टमर फैमिलीज है, बैचलर्स के साथ साथ, जैसे कि फैमिलीज जहाँ पे छोटे बच्चे आते वो भी एंजॉय करते। बहुत सारे बच्चे आते जिनको हमारा पाव भाजी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बैलेंस स्पाइसेस रहता है, हम ज्यादा उसको स्पाइसी नहीं बना के रखते। फिर अगर लोगों ने कुछ डिमांड किया कि अगर बच्चे के लिए कुछ खेलने के लिए चाहिए या फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। फिर सेफ्टी का अगर हम देखें, हम एवरीडे क्लीनिंग का प्रोसेस जो हमारा एक किचन क्लीनिंग एंड ऑल, करेक्ट, तो वो फिक्स्ड किचन क्लीन हो गया या फिर स्टॉल का काउंटर क्लीनिंग हो गया, वो हम एवरी नाइट जब हमारा पैकअप होता है वो टाइम पे क्लीनिंग करके ही जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेंडिंग नहीं रहते भाई कल कर लेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि हमको वो एक सिस्टम में ही रहना है। अगर हमारे मतलब अगर अभी फिलहाल मैं कुक कर रही हूँ बट हमारे पास कैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है कि जैसे पाव भाजी बनाना है तो बेसिक ये स्पाइसेस उसमें गिरेंगे, फिर उसके बाद हमको यही तरीके से सर्व करना है कस्टमर को, तो वो सारे स्टैंडर्ड हमने प्रॉपर मेंटेन करके रखी। फिर यही मेजोरिटी से उसमें स्पाइसेस डलेंगे, यही मेजोरिटी से उनका, फिर वो
एक्स्ट्रा ऑयल हो या फिर एक्स्ट्रा बटर हो या फिर एक्स्ट्रा स्पाइसेस हो, तो सारी चीजें मेजर करके रखिए। तो मुझे इजीली कोई भी रिप्लेस कर सकता है हमारे किचन में। तो फिर वो किचन मेरे पे डिपेंड नहीं है या फिर आशीष के इस पे डिपेंड नहीं है। अगर वो थर्ड पर्सन भी हमें ज्वाइन करता है तो फिर वो इजीली उनके लिए अडॉप्ट करने के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट करके रखी है, चेकलिस्ट बना के रखे है, तो फिर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सो इट बिकम्स मोर इजी, अगर कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है। एंड इनफैक्ट अभी हम हायरिंग कर रहे हैं, हमको 2 लोग चाहिए काम के लिए। तो अगर आप में से कोई ऑडियंस के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो दे कैन डेफिनेटली लेट यू गाइस नो। कर सकते हैं। आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी, इंस्टाग्राम आईडी तो डेफिनेटली डाल दूंगी, गूगल पेज का रिव्यू डाल दूंगी। दे कैन इजीली गेट इन कांटेक्ट विद यू गाइस। सो आप दोनों से बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली दीक्षा एंड आशीष। एक लास्ट राउंड हम करेंगे आप लोगों के साथ, दैट इज रैपिड फायर राउंड, जहां पे हम इंस्टेंटली आपसे जानेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट दोस थिंग्स। So I'm so much excited. How about you? Yes, of course. Actually, thank you so much. आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। लॉन्ग टाइम से हम खुद सोच रहे थे टू अप्रोच समवन जो कि हमको सोशल मीडिया में हमारा प्रेजेंस स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाए। एंड फॉर्चुनेटली आप हमें मिल गए एंड हमने आपका कंटेंट देखा है एंड जेन्युइनली आप में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं विजन है और पोटेंशियल है नहीं क्या प्रोवाइड करने के लिए, और बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाती लोगों को, उनके बिजनेसेस को, और अपनी सारी चीजें बहुत अच्छी क्लियरली रख पाती है सामने। सो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अस। थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। एंड बस अब रैपिड फायर से हम थोड़े और आपके बारे में जान लें। सो यहाँ पे मैं आपसे सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, आप ऑल्टरनेटिव करके आंसर दे देना। सो पहला क्वेश्चन, माँ के हाथ की पाव भाजी और आईटी वाली पाव भाजी? आईटी वाली पाव भाजी। आईटी वाली पाव भाजी, ओके। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। अर्निंग मनी और अर्निंग कस्टमर्स? अर्निंग मनी, ऑब्वियसली कस्टमर्स की मनी देते। ओके। ब्रांडिंग बाय गूगल रिव्यू और इंस्टाग्राम प्रोफाइल? Instagram for now. Instagram for now. Continuing pav bhaji in street or in future opening a pav bhaji restaurant? Restaurant. Okay. Love marriage or arranged marriage? Love marriage always. Everyone has support love marriage. Salaried job or own business? Own business. Own business. All the time. Perfect. Who manages the cash? Who manages the cash? He. Okay. Okay. Who is better at bargaining? Bargaining definitely. Yes. Okay. I am. Who works harder here? यहाँ पे? Ashish. First. Okay. Who deals with difficult customers better? Difficult customers mean. Okay, patience. I'm serious. I get it. Difficult customer. Who had the idea to stall IT वाला पाव भाजी? Me. You. Okay. Who saves more money? Me. अच्छा, she says okay. Because my finance is much better than me. Wow. Who takes more risk? Yes, I am the one who takes more risk. ये खुद ही एक Who is more romantic? Oh wow. Who wakes up earlier? He. Okay. Who is more talkative? Me. Undoubtedly. Who spends more money? Yes. Me. But Okay. हमारे दोनों के खर्चे रहते। अच्छा, Mostly. finance मैं भी आप देखते हैं, खर्चे भी आप। हाँ. That's why me, क्योंकि फाइनेंस मैनेज करना रहेगा तो खर्चा भी तो देखना ही पता होता है पड़ेगा। बच्चा कितना है, मैं कितना स्कोप Correct. है मेरे खर्चे के लिए। इसलिए परफेक्ट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस। दीक्षा, आपको भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू, एंड यू ऑल्सो आशीष, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इतना समय दिया, और अपने इतने बिजी स्केड्यूल के साथ हैंडलिंग बिजनेस एंड योर पर्सनल लाइफ, एंड साथ ही साथ मुझे टाइम देना, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। और अगर आप लोग हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहो दोनों साथ मिलके एज अ कपल, तो प्लीज़ एक मैसेज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दैट एंड साथ में काम करो विद दैट कंपैटिबिलिटी, विद दैट अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ सक्सेस होगी। हमारा मोटिव ही ये है दैट
हम लोग आप लोगों के साथ ऐसे और सारे लोगों से कनेक्ट करें, आप लोगों को रियल ग्राउंड स्टोरी पता चले। इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। आई होप यू गाइज हैव ऑल्सो एन्जॉयड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।